देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू करस्पॉन्डिंग। ठीक है, एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में जो डिस्कस करेंगे हम लोग बताया था हमने कि देखिए जो एक तो सीरीज़ है कि भाई ठीक है, पावर सिस्टम करस्पॉन्डिंग, मशीन करस्पॉन्डिंग, नेटवर्क करस्पॉन्डिंग, इंस्ट्रूमेंट, सबका चलेगा अलग से चैप्टर वाइज। ठीक है, कि एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो, और हमने वैसे थ्योरी में बहुत कुछ करा देते हैं, आपको पता ही है। प्लस एमसीक्यू करवाएंगे कि जिससे आपको एमसीक्यू जो कि चैप्टर के बाद ख़त्म करने के बाद वो शुरू हो जाता है। और ये जो सीरीज़ है वो टोटल मिक्सअप है, मतलब सबका, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम देना है तो वो आप सीरीज़ वाला नहीं बल्कि ये वाला देखो। जैसे मिक्सअप होगा तो उसमें क्या होगा कि नहीं तो वैसे क्या होता है, पावर सिस्टम का देख रहे हैं तो पावर सिस्टम का किसी जैसे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे आप फोकस है, नहीं उसके एक जोन में रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सबका मिक्सअप है तो आप क्या रहोगे कि एकदम सब कुछ पे अलर्ट रहोगे। तो प्रॉब्लम ज़रूर देखो, प्रॉब्लम जो लाइव क्लास तो ज़रूर करो, और जो बच्चे मिस हो जाए कि सर मिस हो गया या जो भी है तो वो बाद में वॉच कर लो। और जो रजिस्टर करवाना चाह रहा है, स्क्रीन पे आपका नंबर चलता है, वेबसाइट सब दी रखी है, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मुझे रजिस्टर करवाना है, मुझे लाइव क्लास या जो भी है रिकॉर्डेड क्लास है उसको देखना है, तो आप देख सकते हो वहाँ से, जो भी चार्ज है उसके करस्पॉन्डिंग फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, और मेरा मानना है कि जो प्रॉब्लम है जो मैं करवाता हूँ उसको ध्यान से करो। ठीक है, कितना भी पढ़ो, हम सेलेक्टिव प्रॉब्लम हम जो करवाते हैं यहाँ पे बहुत सेलेक्टिव करवाते हैं। ठीक है, कि जिस टाइप के आते हैं उसी टाइप के पहले कर लो, पहले वो कर लो। आलतू फालतू करने से सबसे 5,000 प्रॉब्लम करने से ज़्यादा अच्छा है, 50,000 प्रॉब्लम करने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले उस प्रॉब्लम कर लो जो आप जानते हो। और थ्योरी पढ़े, क्या होता है ना, थ्योरी पढ़े जैसे हमने जो भी आपने देखा होगा, जो भी हमने प्रॉब्लम करवाई है थ्योरी उसी हिसाब से डिज़ाइन भी की है कि उससे ये पता चले हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है। नहीं तो पढ़ने के चलते चले और फिर इसका जब आया कन्फ्यूज़न, लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, और फिर होता नहीं है। तो फिर सर अरे सर ऐसे हुआ वैसे हुआ, दिमाग में सबके रहता है। तो पहले जो प्रॉब्लम जो हमने करवा रखी है थ्योरी, उसी थ्योरी के करस्पॉन्डिंग हमने प्रॉब्लम डिज़ाइन की है, उसको आप देखते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, देखो आज इसमें हम 17 को बताएं, 17 क्वेश्चन करीब हैं जो मटेरियल साइंस और नेटवर्क करस्पॉन्डिंग होगा, और 17 से लेकर 45 के बीच में हम टोटल 45 क्वेश्चन करवाएंगे, और नेक्स्ट वाले में 45 50 ऐसे, जैसे प्रीवियस में पावर सिस्टम मैंने करवाया था 52 53 क्वेश्चन करवाया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा टारगेट है कि 2 आवर से ज़्यादा क्लास लंबी ना हो। वैसे हम चाहेंगे कि 130 आवर में ख़त्म हो जाए ये। ठीक है, चाहते हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी करोगे, आप देखते जाओ सॉल्व करते जाओ। कोई दिक्कत है जैसे किसी क्लास मिस हो गई तो वो ऑब्जेक्टिव देख के आप वहाँ पे सॉल्व करें, और डाउट है तो लिख के भेज दे कि सर, वहाँ पे कमेंट में लिख दे कि सर हमको डाउट है, यहाँ पे डाउट है, वहाँ डाउट है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसको रिसॉल्व कर देंगे। और कोशिश करें कि लाइव में क्लास में आ जाए, ज़्यादा सही है। और ये नहीं कि आज जैसे दिखाया तो अगर मान लो मिस हो गई तो आज वाला देख लो पहले, फिर नेक्स्ट वाला देखना है तो फिर नेक्स्ट, ऐसे करते जाओ। ये नहीं कि एक साथ सब मिक्सअप करोगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ आप अपने स्पीड बढ़ा के घटा के जो भी करना है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 by 1। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विल बी मोर ऑफ 16 गेज कॉपर वायर इन ए कंपेयर टू 14 गेज कॉपर वायर। ठीक है, 16 गेज से 14 गेज करने पे कॉपर वायर में किस पे चेंजेस होंगे। ठीक है, मतलब कौन सा ज़्यादा होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि वेट बढ़ जाएगा, ये बताओ। गेज का मतलब हमने क्या बताया था, गेज का मतलब होता है उसके थिकनेस से। ठीक है, गेज का मतलब होता है थिकनेस। अगर गेज कम किया जा रहा है तो इसका मतलब उसकी थिकनेस क्या करी, वायर की जो थिकनेस है वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई। पहले तो क्लियर है कि नहीं, जब थिकनेस कम कर दी गई तो इसका मतलब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला ρl/a के करस्पॉन्डिंग। तो जब थिकनेस कम मतलब रेडियस कम हो गई तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं सबका, कोई डाउट हो तो पूछे जल्दी से कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई या फिर जो भी। ठीक है, ठीक है, बोलो। अगर किसी को डाउट हो कि सर यहाँ पे ये नहीं, तो विच वन इज़ करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, बोलो। अगर किसी को डाउट लग रहा है कि सर यहाँ पे जो भी है, ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फिर। करीब चलो सही है सर, पता था, हाँ चलो ठीक है, पता है तो कोई नहीं, आप ही लोगों के लिए क्वेश्चन है ना। चलो अब ये बताओ अपने से, तो जब पता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर मीटर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम पर मीटर इन ए हीटेड वेटेड सॉरी हीटर रेटेड एट 100 वाट के करस्पॉन्डिंग और वोल्टेज कितना दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, विल बी लेंथ ऑफ द वायर, हमको लेंथ ऑफ द वायर डिटरमाइन करना है। ठीक है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार फिर से। तो पहले देखो कुछ नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है, बताओ जल्दी से देखिए कितने लोग बता रहे हैं आंसर। पहले सॉल्व करो अपने से, सॉल्व करके देखना, ये नहीं कि आंख बंद कर बस यहीं। ठीक है, हाँ देखो कुछ नहीं है, देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इधर देख ले और जिसको आ रहा है वो कर ले, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो पावर v² बाई क्या होता है r। ठीक है, यही होता है, फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे r जो है पर यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, तो लेंथ के करस्पॉन्डिंग बात करें तो r अगर देखो r की वैल्यू जो है वो 1 ओम पर मीटर दिया है, तो अगर l लेंथ के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो 1 × l लिख देंगे, बस काम खत्म। जहाँ पे r है वहाँ पे क्या कर दो l पुट कर दो और l की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो r की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, r दिस इक्वल टू v² डिवाइड बाई p, फ्री का नंबर होता है। ठीक है, v की वैल्यू कितनी दी हुई है 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, यही है ना जी का होल स्क्वायर। तो ये 250 25 × 100 डिवाइड बाई लाइक दिस वन, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 62.5 ओम, सॉरी हाँ लेंथ जो होगी 62.5 जो भी है, मीटर है पर मीटर तो मीटर हो जाएगी। देखिए कितने लोगों का सही है। अच्छा वाह, सी। अच्छा अब जब हमने सॉल्व कर लिया तब सी बता दिया था, चलो कोई नहीं, क्लियर है ना। मतलब देखो कोई भी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा या जो भी है, ठीक है, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेरा कहने मतलब ये है, एकदम फ्री के नंबर हैं ये सब। ठीक है, माइंड में आ जाएगा, सब बैठ जाएगा, चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आज लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटर इज मिनिमम मैक्सिमम इनफाइनाइट जीरो। प्योर कैपेसिटर बोला है, बताओ V और I के बीच का एंगल कितना हमने बोला था प्योर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट क्या होती है, अगर कहीं कैपेसिटर ऐसे बनाया C तो इसमें जो करंट और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, अगर वोल्टेज VC लाइक दिस वन है तो करंट क्या होती है, लीड करती है ना, करंट वैसे लीड करती है। ठीक है, जीरो, हाँ गुड। हाँ पावर क्या होता है, P एवरेज लिखते हैं, जो यहाँ पे अगर सिर्फ पावर डिसिपेशन की बात होती है तो इसका मतलब P एवरेज की बात होती है, गुड। तो ये क्या होता है, जो भी है VRMS × IRMS × एंगल बिटवीन बोथ IC और VC के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। प्योर कैपेसिटर बोला दैट्स वाई क्या मिलेगा, जीरो। क्लियर है ना, हाँ डी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो आंसर आ जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम समझते क्या इससे और क्या मीनिंग निकल सकती है, कि उस टाइप का प्रॉब्लम आए तो फिर दोबारा ये ना सोचना ना पड़े। अच्छा बताओ, अगर वो उसी तरीके से प्योर यही बोलता पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर तो वहाँ पे भी क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी। हाँ तो विच आंसर इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा हो गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है, द साइज ऑफ फीडर इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाई current, the current in required to carry, the percentage variation of voltage in feeder, the voltage across the feeder, the distance over which transmission line is made। बताया था हमने।
किसके करस्पॉन्डिंग? ए, अच्छा वाह, ये तो पहले से पता है। तो विच वन इज़ करेक्ट? फोर्थ का ए। खैर ये तो हमने करवा दिया था, तो खैर बताने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, क्वेश्चन आ जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बताइए, ये भी पता ही होगा मैक्सिमम को, चलो आने से पहले ही आंसर आ गया। द नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर विच पोलराइज इज caused by a electric field are known as dielectric, superconductor, semiconductor, insulator। ठीक है, हाँ डाइलेक्ट्रिक, हाँ नॉन कंडक्टर whose polarized in case in caused by electric field are known as dielectric। गुड, हाँ डाइलेक्ट्रिक ही बोलते हैं, सबको पता है। इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर नहीं, हाँ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब उसमें एक भी नहीं रहेगा ना, समझ में आया कि नहीं? नॉन कंडक्टर का मतलब ही हो गया वो इंसुलेटर के उसमें आ जाता है। ठीक है, तो किस में आ गया? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये बोलता है कि पोलराइजेशन बोला है ना, पोलराइजेशन बोला है, सेमीकंडक्टर कहाँ से आ गया जी? सुपर कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता, सेमीकंडक्टर के थोड़ा बहुत दिमाग में आ सकता है, लेकिन बट वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला पोलराइज करना, पोलराइज में पोलराइजेशन कहाँ पे होता है? डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है ना। ठीक है, मटेरियल साइंस याद करो। तो फिफ्थ का कौन सा हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आ रहा है, अरे वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मज़ा आ रहा है तो बहुत एकदम देखो, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कहीं अगर डाउट भी लग रहा हो कि सर हम मिस हो गया या जो भी है, तो उसको पूछ लो, तो हम बता देंगे उसको। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। If the diameter of the conductor is double, then its resistance will be reduced to half, 1/4, 1/8, 1/16। Which one is correct? निकालो क्वेश्चन, देखना नहीं, सॉल्व करना शुरू करो। सॉल्व करेंगे तभी कुछ होगा। डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज डबल, देन रेजिस्टेंस विल, देखो हमने बताया ना छोटे क्वेश्चन तो एकदम छोटे, हमने बोला ना कुछ फार्मूले वाइज क्वेश्चन आते हैं तो उनको कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा सा था, तबीयत खराब हो जाएगा। फ्री के नंबर है यार, ठीक है, फ्री के नंबर है तो फ्री के नंबर को कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं चाहिए। द डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज डबल, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो फिर छोड़ दो क्वेश्चन को। ये 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं ले, डबल हो गया, मतलब D2 जो है 2D1, यही हुआ ना। देन रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस टू हाफ होगा कि 1/4। देखो और चीज़ों में चेंजेस नहीं कि R1 की वैल्यू क्या है, रो L/A। ठीक है, जो भी है A1 लिख दो, R2 की वैल्यू रो L/A2। ठीक है, R2/R1 करोगे, R2/R1 करो तो क्या मिलेगा, A2/A1 नहीं, A1/A2। ठीक है, फिर इसी को लिख सकते हो R1/R2 का होल स्क्वायर। फिर इसी को लिख सकते हो, R1 का मतलब हो गया कि जो भी रेडियस अगर डायमीटर करस्पॉन्ड D1 और यहाँ पे 2D1 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 4। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1/4, तो 1/4 हो गया। फ्री का नंबर है। ठीक है, ये कौन 16 दिखा रहा है जी, हैं ऐसे गड़बड़ कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो R1 R2 16 नहीं आएगा, अच्छा सिली मिस्टेक है, चलो कोई नहीं, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका बी क्या हो गया, बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। गुड वाह, अरे वाह, सबके सही हैं। ये तो सबको पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, कोई नहीं, आता है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कोई डाउट दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत क्या है, अब जिसको इसमें दिक्कत हो उसको क्या बताएं अब। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर ध्यान कहीं और है, और ध्यान को हमेशा लगा के रखना है। ठीक है,
देखो रेडी हमेशा रहना है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द डिफिकल्टी encountered with superconductor is the material become high magnetic, strength is reduced, resistance is increased। नहीं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर को पाना, जैसे -4 -6 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये मटेरियल साइंस का है, ठीक है, तो उसमें हमने बताया ये। तो विच वन इज़ करेक्ट? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मटेरियल बिकम हाई मैग्नेट, नहीं है, हाई मैग्नेट से मतलब नहीं है उसका, ठीक है। ये मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बताया भी था, लो टेम्परेचर है तो दैट्स वाई, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो एक जब आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर हम इसको यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं, जनरल लाइफ में कमी करते हैं, नहीं, रीजन क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन, लो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है सुपर कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो उसमें डिटेल डिस्कस किया था। अब जो सो रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए, जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। तो इसलिए एकदम लग के, कुछ भी हो जाए लग के एकदम, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखोगे तो भी कहीं ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है भाई, बिना इसके तो कुछ नहीं हो सकता। पढ़ने से क्या दिमाग में नहीं रहता ना वो चीज़ें, अभी ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो वो बैठ जाती थी। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैन बी इंक्रीज बाई डिक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, increase core length, using core material of the high relative permittivity, all of the above, which one is correct? का बताओ जल्दी से। इंडक्ट, हाँ इंडक्टेंस याद है, जो एल म्यू के करस्पॉन्डिंग आया था कि नहीं, एल जो है इंक्रीजेस कोर लेंथ यूजिंग, देखो एल की वैल्यू हमने निकाली थी, जो एल की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। और रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, एन स्क्वायर, ये एल की वैल्यू, आर एल की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, एल अपॉन म्यू ए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, म्यू ए डिवाइड बाई एल। अब पहला क्वेश्चन देखो, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, ये डिक्रीज करोगे तो इंडक्टेंस कहाँ से बढ़ेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं। इंक्रीज द कोर लेंथ, कोर लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो, कोर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने लगेगा। यूजिंग कोर मटेरियल हाई रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू क्या करते हैं, हाई रिलेटिव, मतलब जो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, मतलब म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, हाई परमिटिविटी वाला लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट, सी। ऑल ऑफ द अबव कौन कर रहा है, ऑल ऑफ द अबव कहाँ से आ गया जी, ठीक है। यहाँ फार्मूलेस देखो ना, इसको फार्मूले से, हाँ एल की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगा दिया क्या, बस फार्मूला ही नहीं देखना हो तो फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है इसको भी, ठीक है। चलो, तो कौन सा ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे ना। हाँ चलो, ये है आपका नया क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प रेटेड एट 240 वोल्ट एंड 60 वाट इक्वल टू, अच्छा रेजिस्टेंस हमको डिटरमाइन करना, निकालो देखें कितने लोग निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालो जल्दी से, रेजिस्टेंस निकालो जल्दी से। रेजिस्टेंस क्या होता है पता नहीं, जरूरत नहीं है। पी दिस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर मतलब 240 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी की वैल्यू कितनी है 60 वाट। बस इसमें ज़्यादा कल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि इसमें कल की ज़रूरत है, ऐसे भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा 72, कुछ गड़बड़ है क्या जी, 240 है और 60, हाँ 40, अरे यार 4, तो कितना जगह, तो ये जगह 960। तो हमेशा याद रखना, हल्की सी मिस्टेक हो सकती है, आंसर में खैर दिया नहीं था, नहीं तो ये हम लोग इसी पे लगा देते। खैर कौन सा ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सब क्या आ गए,
पहले बताओ सबके आ गए, कितने लोगों के आ गए? ए, अच्छा सबके, अब सबके जब हमारा आ जाता है सबका आ जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। अब इसमें अगर किसी ने इधर देखने की कोशिश की तो समझ लो उसको पिटाई होगी। गलत नहीं होना चाहिए, फ्री का नंबर है। द टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड 0 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओवरऑल रेजिस्टेंस, तुरंत आंसर, टाइम टेकन नहीं। पैरेलल में 0 ओम है, पैरेलल में 0 ओम है, याद रखो पैरेलल में 0 ओम। अरे सिंपल सी बात, हाँ 0 0 0 0, ठीक है 0 2, हाँ सही है 0 ओम। अरे भाई रेजिस्टेंस मान लो ये R है, यहाँ पे पैरेलल में 0 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R टोटल दिस इक्वल टू R इंटू 0 डिवाइड बाई R प्लस 0, कितना आ गया? 0 ओम। क्लियर, गुड। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट। चलो सही है, ठीक है। अगर यही ओपन सर्किट कर देता तब पैरेलल में, नहीं यहीं पे कर देता कि एक ओपन सर्किट है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तब क्या करते? 1/R टोटल दिस बी इक्वल टू 1/R प्लस ये क्या है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटिव, तो R टोटल कितना हो जाता है? R के करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग आता? तब R के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इनफाइनाइट कैसे आ गया जी? ऐसे नहीं कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो वो तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला बन जाएगा ना। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो ऐसे, ठीक है। इसी को ऐसे भी कर सकते थे, इसी को अगर आप 0 वाला लेके चलो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/RT दिस इक्वल टू 1/R प्लस 1/0। तो क्या मिलता है यहाँ से? करके देख लो, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटिव, ठीक है। खैर क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच वन इज, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर कौन सा हो गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खैर लगा दिया है। चलिए बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्या, ठीक है जो भी है, अभी और अच्छे आएंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर जो भी है 10 के बाद कौन सा? 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो। हाँ, ए पैरेलल AC सर्किट रेजोनेंस विल हैव मैक्सिमम इम्पीडेंस, जनरेट मैक्सिमम नॉइज, जनरेट मैक्सिमम हीट, जनरेट मैक्सिमम पावर। पैरेलल की बात हो रही है। पैरेलल रेजोनेंस में रेजिस्टेंस क्या मिलता था? हाई मिलता था ना, याद है? रेजिस्टेंस की बात हो रही है। पैरेलल में जब पैरेलल की बात करते थे तो हम लोग, याद है कि 1/R, जैसे मान लो अगर RLC तीनों जो हैं कैसे हैं? पैरेलल में हैं, तो 1/ जो Z आता था 1/R प्लस 1/JXL प्लस 1/JXC, नहीं याद है? देखो अगर दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे। हम लोगों ने जो किया था कि y की वैल्यू g के करस्पॉन्डिंग प्लस, याद है यहाँ पे XL माइनस में आया था, YC, हाँ यहाँ पे JX जो भी YC करस्पॉन्डिंग JXC माइनस कुछ इस टाइप का था ना, माइनस JXL कुछ इस टाइप का था, याद है? G प्लस JXC माइनस जो भी था, यहाँ पे YC है, यहाँ पे YL है, नहीं YC, यहाँ YC माइनस YL ऐसे आया था कुछ, याद करो थोड़ा, रिमाइंड करिए। तो ये उठा के 0 पुट करते थे,
कहते हैं ना इमेजिनरी पार्ट उठा के 0 पुट करो, तो ये क्या मिलेगा, वाई वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, जी के करस्पॉन्डिंग ये मिलती थी। ठीक है, तो अगर जेड की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/y मतलब 1/g। ठीक है, 1/g का मतलब हो गया ये r। तो ये वैल्यू अगर 0 हो गई, देखो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वाला टर्म हमने बताया था ना, ऐसे दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जी का स्क्वायर प्लस YL माइनस YC का होल स्क्वायर, यही था। अब बताओ ये वैल्यू क्या, अगर ये 0 हो गई तो y क्या मिलेगा, y मिनिमम का मतलब g वाला मिला। और z क्या होता है, z जो होता है 1 मिनिमम, तो 1 मिनिमम का मतलब ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। बस सिंपल सी बात थी। हायर, हाँ, हैविंग हाई इम्पिडेंस। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पैरेलल रेजोनेंस में करवा दिया था। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, समझ में आना चाहिए बस, और क्या। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम वैल्यू ईच, ठीक है, एंड what rating are connected in series, the net resistance of wattage value will be। तो जो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो पहली तो बात ये दोनों ही कनेक्टेड कहाँ पे हैं, सीरीज़ में। जब सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ऐसे देख लो, नहीं पहले तो माइंड में ये आता ना कि सर इतना तो फिक्स है कि 4 ओम, भाई 2 किलो ओम, 2 किलो ओम सीरीज़ में, तो क्या हो जाएगा 4 किलो ओम। तो ए और सी में से तो एक ही ऑप्शन होगा, चाहे ए होगा चाहे सी होगा, अदर पे सोचना नहीं। अगर तुक्का भी लगाना हो तो देखो हाफ तो फिक्स हो गया ना कि 4 किलो ओम, क्योंकि 2 किलो ओम है। अब फिर पूछा है कि एक की रेटिंग कितनी, 1 वाट। ठीक है, तो वाट मीटर वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है 2। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 वाट। तो कितना हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबके सही है ना जी, खैर बताने की जरूरत है नहीं, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर जो भी था 12। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो अपने, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सीट इज यूज टू द इन द केबल टू प्रिवेंट द मॉइस्चर ऑफ द इंटायर द केबल। मॉइस्चर को ठीक है, प्रिवेंट मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द केबल, नो। अवॉइड द चार्ज, मेन किसका इसका काम क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द इंटायर द केबल। ठीक है, सही है। प्रॉपर इंसुलेशन, नो नो नो। मेन रीजन, मेन जो होता है, ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मेन रीजन देखना पड़ता है ना, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब तो बताया था जी, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था उसमें पावर सिस्टम में। ठीक है, चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ। द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम इन द केबल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ इंसुलेटर, एट द सरफेस ऑफ, ये क्या है, राउंडिंग एमोरिंग क्या है, जो भी उसको नन ऑफ दिस कर दो। ये जो है ना ऑप्शन लास्ट वाला, ठीक है। हाँ अब बताओ विच वन इज करेक्ट।
द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम इन द केबल के करस्पॉन्डिंग बात हो रही है कि द वोल्टेज, हाँ सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं, इस तो बताया है जी, किसके करस्पॉन्डिंग है, इंसुलेटर करस्पॉन्डिंग, इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर सबसे ज़्यादा वही मिलता है ना। नाउ नेक्स्ट, चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट फ्री का नंबर है, ठीक है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, A coil having an inductance of 100 millihenry is carrying a current of 100 ampere. If the current is reduced to 0, ठीक है, 0.02 सेकेंड, the self induced EMF will be, ठीक है, सीधा सीधा LdI/dt लगा दो, L इसी फार्मूले को बस, हाँ ये कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो 0.1 हेनरी, di/dt कितना होगा, कैरिंग करंट 100, इफ द करंट इज रिड्यूस टू 0, I2 माइनस I1 कितना हो जाएगा 100 माइनस 0 डिवाइड बाई डेल्टा 0.02, बस कुछ करना नहीं, जल्द काहे तबीयत ख़राब कर रहा हो, तो ये 100 डिवाइड बाई 0.2, तो ये मिलेगा 1000/2, तो ये ना 500 वोल्ट, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फ्री का नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पुअरेस्ट, सिल्वर, कॉपर, अरे गुड, हाँ गुड है ना वो, हाँ कार्बन, हाँ सही है, सी नहीं, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, कार्बन, देखो हमने डीसी मशीन में बताया था, ठीक है, कार्बन यूज़ करने से पुअरेस्ट, हाँ कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, हाँ तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस, और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन RLC सर्किट, RLC पैरेलल सर्किट इज 0 पॉइंट, बताओ कौन सा होगा, बताने जरूरत नहीं, रेजोनेंस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग Y किसके करस्पॉन्डिंग मिलता था, अभी बताया था, Y जो मिलेगा RG के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मतलब प्योर रेजिस्टिव जो होता है, तो प्योर रेजिस्टिव का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, चलो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करीब करीब सबका सही है, ठीक है, हाँ चलो सही है, हाँ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, सही है, ठीक है, यूनिटी 45 कहाँ से आ गया जी, हैं सो रहे थे क्या, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो भी है, हमको तो क्वेश्चन करने से मतलब है ना, द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंक्रीज अगर सेल को जब कनेक्ट करते हैं सीरीज में, इंक्रीज द करंट आउटपुट, इंक्रीज इन वोल्टेज आउटपुट, इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट, मतलब करंट इंक्रीज करेगी कि वोल्टेज बढ़ेगा, कि डिक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस, डिक्रीज अमाउंट द चार्ज रिक्वायर्ड, वट एवर, विच वन इज़ करेक्ट, ठीक है,
बताया था कि आप वोल्टेज इंक्रीज करेगा ना भाई। देखो सिंपल सी बात है, अगर दो बैटरी कनेक्ट कर दिए गए तो आउटपुट के करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे अगर ये वी है तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2V करस्पॉन्डिंग। ठीक है सर, कनेक्शन रिवर्स कनेक्शन नहीं कुछ बोला है ना, सिर्फ यहाँ पे मतलब दोनों, इसका मतलब है कि दोनों, ये नहीं कि कोई उल्टा अटैच कर दो एक, ठीक है तब तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस तो ये प्लस माइनस, तो उसके कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज द, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, करंट तो जो पहले थी वही रहेगी। ठीक है, तो करंट कांस्टेंट आप पूछ सकता है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ चलो, अब नेक्स्ट आते हैं मशीन पर, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं मशीन पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ बोलो। द स्पार्किंग एट द ब्रूसेस इन द डीसी जनरेटर इज attributed to quick reversal of the current in the coil under commutation, armature reaction, reactance voltage, high resistance of the bruces. Which one is correct? कौन बताएगा? Sparking at the bruces in DC generator is attributed to quick reversal of the current in the coil under commutation, armature reaction, reactance voltage। स्पार्किंग जो होती है, याद करो ध्यान से, क्या बताया था हमने, रिएक्टेंस वोल्टेज। हाँ सही है, चलो नेक्स्ट। विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ब्रूसेस के करस्पॉन्डिंग पूछा है ना, तो सी। ज़बरदस्ती अपना दिमाग मत लगाओ, हाँ जहाँ नहीं है वहाँ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलो और अच्छे क्वेश्चन। द ट्रांसफार्मर इज़ नॉट यूज इन डीसी लाइन बिकॉज, किसकी वजह से नहीं यूज़ किया? देयर इज़ नो नीड द स्टेप अप द डीसी बोर्ड, नहीं मोर इफेक्टिव आंसर की तरफ फोकस करो। लॉसेज इन डीसी सर्किट आर हाई, नो। Faraday law is not valid as the rate of change of flux is 0. DC transformer are costly. DC C हाँ सही है, C is the correct option. Faraday law is not valid for rate of change of the flux, क्योंकि flux क्या हो जाता है, constant हो जाता है ना, that's why C। ठीक है, खैर ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन तो हो गए। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। हाँ, द पर्पस ऑफ लेमिनेटिंग ए ट्रांसफार्मर कोर इज डिफिकल्ट फॉर फैब्रिकेशन ऑफ द सॉलिड कोर। Laminated core provide high flux density, provide AD current and hysteresis losses, avoid and increase the main flux। बताओ, पहले तो मेन फ्लक्स से कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, क्या होता है, लेमिनेटेड को प्रोवाइड हाई नहीं है, ये तो फ्लक्स नहीं, डिफिकल्ट ऑफ फैब्रिकेशन, इससे भी मतलब नहीं, किससे होता है मतलब, इसका सिर्फ मतलब होता है अवॉइड एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, स्पेशली ये अवॉइड करता है किसको, एडी करंट लॉस को। ठीक है, तो एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस, मोर इफेक्टिव आंसर सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, किसी का डाउट तो पूछो जल्दी से।
चलो डीसी सीरीज मोटर पर बेचना प्रॉब्लम। डीसी सीरीज पर देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। ए डीसी सीरीज मोटर, जो भी प्रॉब्लम नंबर है आप अपने 20 कौन सा है जो भी है 22 क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन है ए डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड डेवलप क्या करता है, जीरो स्पीड डेवलप करता है कि एवरेज स्पीड डेवलप करता है कि रेटेड स्पीड डेवलप करता है कि इनफाइनाइट स्पीड। बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा है, इनफाइनाइट। गुड, ये तो सबका सही होगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बताओ जल्दी से, सही है। ये सब क्वेश्चन है एकदम जुबान पे होने चाहिए, तो मतलब सोचना भी नहीं पड़े, रटना मतलब इतना करने के बावजूद, ठीक है, इतना करने के बावजूद जो है बताओ। इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर द टॉर्क विल इंक्रीज इन स्पीड विल। ग्राफ देखो, याद करो ग्राफ को, ठीक है। डीसी मोटर में जो स्पीड होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट मिलती थी ना। हाँ, डीसी शंट मोटर में ऑलमोस्ट क्या मिलती थी, कांस्टेंट मिलती थी ऑलमोस्ट, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन बट वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती थी। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप देखो ये सब चीज़ें बता रखे हैं ना, तो इस वजह से कि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए, इसीलिए बताया था वहाँ पे कि इफ़ द सप्लाई टर्मिनल ऑफ डीसी शंट मोटर आर इंटरचेंज देन मोटर विल स्टॉप, मोटर विल रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज इट रनिंग, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिवर्स, मोटर स्पीड विल इंक्रीज। विच वन इज करेक्ट, बताओ। इफ द सप्लाई टर्मिनल ऑफ डीसी शंट मोटर आर इंटरचेंज, हाँ, स्पीड क्या हो जाएगी, मोटर स्पीड विल बी इंक्रीज। टर्मिनल का सप्लाई हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो इंक्रीज डिक्रीज से तो कोई मतलब नहीं, पहली बात तो। हाँ, डायरेक्शन सेम रहेगी कि रिवर्स होगी, इससे मतलब है। मोटर विल स्टॉप, तो होगा नहीं। मोटर विल रन एट द नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, नो। किस में हो जाएगा, डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। मोटर स्पीड विल, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिवर्स। कौन सा सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताया था सही मेथड में, ये तो हमने करके दिखाया था, ठीक है। तो हम उससे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी ज़्यादा डिस्कशन हो जाए, वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिवर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। 25, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ बोलो। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इन केस ऑफ डीसी शंट जनरेटर एज द लोड करंट इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज, क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस ग्रेजुअली स्लाइटली फ्रॉम ए मैक्सिमम वैल्यू, हाँ। इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम जीरो, नो। किसके करस्पॉन्डिंग होगा, विच वन इज करेक्ट, बताया था जी ये सब। डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, नो। रिमेनिंग कांस्टेंट, ये बोला ना स्लाइट, यहाँ पे जो बोला इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर एज द लोड करंट इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा, उसमें याद आ रहा है ऐसा ग्राफ आता था टर्मिनल वोल्टेज से, नहीं
करंट को इंक्रीज करेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी ड्रॉप आएगा, दैट्स वाई। तो डिक्रीजेज ग्रेजुअली स्लाइटली फ्रॉम ए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बनता था ना। तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो। ये सब बता दें, इसी वजह से बोला था ग्राफ को पकड़ के रखो और किस कंडीशन में कौन सी है। तो वो अगर पकड़ के रखेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, पकड़ के रखेंगे तो फिर वही अपने मन से करेंगे तो फिर दिक्कत होगी वो, और दिक्कत होगी नहीं, हमेशा रहेगी दिक्कत। तो पहले जो बोलते हैं बस इसीलिए बोल रहे थे कि देखो अब आपको पता चल गया होगा कि सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मशीन पे ये भी क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ। इफ़ AC इज़ फीड बाई मिस्टेक टू ए DC मोटर, ठीक है। AC इफ़ AC की, ठीक है, देन DC मोटर विल burn as the eddy current in field, produce heat, run at normal speed, run at lower speed। बताओ, ये सब बताया था जी, कौन सा ऑप्शन होगा? ए। सोच रहे हैं, हाँ चलो सबको पता है। अरे तुम लोग मास्टर हो गए, मशीन के तो मास्टर हो गए, मशीन के तो मास्टर हो गए तुम लोग। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफर बाय लोकोमोटिव मोटर ड्राइव, AC सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, कौन सा प्रीफर करोगे? बताया था, हाँ DC सीरीज। आंख बंद करके, लोकोमोटिव के लिए हाई टॉर्क चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क, दैट्स वाई DC सीरीज मोटर, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी। अरे एकदम इसीलिए बताया था, देखो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें एकदम रट लो, एकदम कुछ भी हो जाए। अब इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो भी है 28 है 27 है, जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क? किस में मिलता है? DC शंट मोटर, कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, DC सीरीज मोटर, AC सीरीज मोटर। किस में? DC सीरीज मोटर। कहीं दिख रहा? सीधे मारो ट्रिक, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अदर के बारे में। विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाँ, इन ए DC जनरेटर फॉलोइंग लॉस विल बी मिनिमम। हाँ, किस में? इन DC जनरेटर में फॉलोइंग लॉस विल बी मिनिमम। कॉपर लॉस, की आयरन लॉस, की फ्रिक्शन लॉस, की शंट फील्ड कॉपर लॉस। बताओ। हाँ, कॉपर लॉस नहीं जी, उसमें तो करंट होती है ना, करंट डिपेंडेंट होता है ना, मिनिमम बोला है ना। सबसे कम कौन सा होगा? फ्रिक्शन लॉस भी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, रोटेशन। सन फील्ड कॉपर लॉस ये भी नहीं। आयरन लॉस होगा सबसे कम। कौन सा होगा? आयरन लॉस। कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि देखो करंट पे डिपेंड है, फ्रिक्शन वो भी स्पीड पे डिपेंड है, दैट्स वाई। तो कौन सा होगा? आयरन लॉस जो होगा। चलो नेक्स्ट। ये सब देखो एकदम, ये सब एकदम जुबां पे होने चाहिए। अगर जुबां पे है तब वहाँ पे हो पाता है, जहाँ सोचना शुरू किए फिर गया। If the excitation to the field of DC motor is constant, then torque developed in motor is proportional to armature current, field current, speed की magnetic flux।
किसके करस्पॉन्डिंग होगा, बोलो। आर्मेचर करंट, कितने लोग करें आर्मेचर करंट, अरे वाह, सबके सब सही हैं। इफ़ द एक्साइटेशन, बोला ना, इफ़ द एक्साइटेशन टू द फील्ड ऑफ डीसी मोटर इज़ कांस्टेंट, ठीक है, मतलब एक्साइटेशन जो है कांस्टेंट है फील्ड वाइंडिंग, मतलब फील्ड के करस्पॉन्डिंग, देन टॉर्क डेवलप इन मोटर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। हाँ, आर्मेचर करंट क्या तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना फिर, हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई के भी प्रोपोर्शनल होता है, फाई के भी प्रोपोर्शनल होता है, और फाई चूँकि यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है ना, बोला ना कि फील्ड द एक्साइटेशन ऑफ फील्ड ऑफ डीसी मोटर इज़ कांस्टेंट, तो अगर वो कांस्टेंट तो नॉर्मल सी बात है, बचा कौन, करंट, तो करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है ना, तो आर्मेचर करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो विच वन इज़ करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आर्मेचर करंट, ठीक है, बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। तो ये सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे किसी डाउट नहीं है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। द एडी करंट लॉस इन डीसी फील्ड, डीसी शंट जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी अंडर रूट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी कि 1/, फ्लक्स डेंसिटी की जो भी है स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। एडी करंट लॉस, अरे कोई देखो एडी करंट लॉस का फार्मूला तो वही रहेगा ना, एडी करंट लॉस का जो फार्मूला हम लोगों ने डेवलप किया था वो क्या होता है, बीएम के प्रोपोर्शनल होता है, तो जब बीएम के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एडी करंट लॉस जो होता है, जब हमने बताया था ना कि पीई जो है प्रोपोर्शनल टू बीएम का स्क्वायर, कुछ ऐसा था, तो बीएम का स्क्वायर मतलब यहाँ पे फ्लक्स फाई एम का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो विच वन इज करेक्ट, डी, उसके ऐसा थोड़ी कि चेंज हो जाएगा, बोलो, तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो इसीलिए हम मिक्सअप करवा रहे हैं कि जिससे आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका जो भी है हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, ये है आपका, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन इज टू चेंज अल्टरनेटिंग करंट टू ए डीसी डायरेक्ट करंट। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन, ठीक है, इज टू चेंज अल्टरनेटर करंट टू डायरेक्ट करंट, ठीक है, कि सेकेंड वन है टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, टू इम्प्रूव इफिशिएंसी ऑफ द मोटर, टू चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज। बताओ, जो कम्यूटेटर हम लगाते हैं डीसी मशीन में, उसको किसके लिए लगाते हैं, टू चेंज अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, टू इम्प्रूव इफिशिएंसी ऑफ मोटर, नो, ये सबसे मतलब मोर इफेक्टिव हमको देखना है आंसर ना, टू चेंज अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज, नहीं, जो अल्टरनेटिव वोल्टेज है वो चेंज हो जाता है किस में, डायरेक्ट वोल्टेज में ना, डीसी में, एसी टू डीसी, तो ये कम्यूटेटर काम यही होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मोर इफेक्टिव आंसर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो भी है क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, द टॉर्क इन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप के कर, ये तो फ्री का नंबर है, इसको कोई नहीं, बताओ तो थोड़ा जल्दी से कौन सा होगा। इसमें भी सोचना, अगर पढ़ रहा है तो फिर समझ लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबका सही है, चलो ए ए ए ए, अरे लाइन से, चलो इसका मतलब सोए नहीं हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूजुअली यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, डीसी सीरीज मोटर, रिलक्टेंस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर,
इस हाँ कौन सा होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर के करस्पॉन्डिंग। हाँ, ये कौन सा होता है? सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो भी क्वेश्चन नंबर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेम्परेचर। एक सेकेंड रुक जाओ, पहले तो क्वेश्चन तो लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन है हाँ द मैक्सिमम टेम्परेचर परमिटेड फॉर क्लास ए इंसुलेटर इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड करस्पॉन्डिंग, 120 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग, 155 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग। किसके करस्पॉन्डिंग? 105। हाँ सही है, 105। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जितने लोगों ने बी लगाया है, ठीक है, उनका सही है। जो नहीं लगाया उनको क्या कर सकते हैं। चलो 37, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, द टॉर्क इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर increases as the motor rotor resistance is increased, decreases as the rotor resistance is increased, remain unaffected by decreasing of rotor resistance is maximum when rotor is sorted। ठीक है, बताओ कौन सा होगा? अरे ये तो फ्री का नंबर। हाँ सही है, इंक्रीजेज एज अ रोटर रेजिस्टेंस। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में, ठीक है, रेजिस्टेंस, अगर रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज तो हाँ ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही है, सबका है। चलो सही है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट। ठीक है, सही है ना। चलो, कोई दिक्कत हो बोल देना कि सर यहाँ पे दिक्कत है। देखो वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से डिस्कस नहीं कर रहे। ज़्यादा डिस्कशन आप कहोगे सर एक ही बार क्या है। द हॉर्स केन, जो क्रेन उठाए के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा मोटर? किसको सेलेक्ट करना? चलो 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं है, सिंक्रोनस नो, डीसी सीरीज, संट तो कभी यूज़ नहीं करना। कौन सा होगा? डीसी सीरीज। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर आउटपुट ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ द मोटर। मैक्सिमम पावर, देखो मैक्सिमम पावर आउटपुट, द पावर आउटपुट ऑफ इंडक्शन मोटर करस्पॉन्डिंग वाली बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन क्लियर है, क्या है? द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। रनिंग वाला नहीं, स्टैंड स्टिल बोला है। फिर नेक्स्ट बोला है द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, इक्विवेलेंट रोटर इक्वल टू स्टैंड स्टिल लीकेज इम्पीडेंस ऑफ द मोटर, द स्लिप इज जीरो। किसके करस्पॉन्डिंग? हम लोगों ने पूरा बाकायदे इसको प्रूव भी किया था ना। हाँ, सी इज द करेक्ट है। द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्टैंड स्टिल लीकेज इम्पीडेंस ऑफ द मोटर। ठीक है, मैक्सिमम पावर के लिए बोला ना, पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम, तो सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी इजी है, फ्री का नंबर। फ्री वाले चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 40, जो भी है 40 है चाहे 50 है चाहे जो भी है बस। हाँ, द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज सिंक्रोनस स्पीड
कि सिंक्रोनस स्पीड का मतलब ns, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, इसमें बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर ns दिस इक्वल टू nr दिस इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस एस। हाँ सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। चलो हाँ, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, कुछ आए हुए हैं, कुछ नहीं आए हुए हैं, कुछ बनाए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, एसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी। हाई स्टार्टिंग टॉर्क आंख बंद करके बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन, डी। रट लो उसको, कहीं हाई स्टार्टिंग टॉर्क आया तो आंख बंद करके लगा देना है, सोचना भी नहीं है। सोचे तो गलत होगा, सोचे तो गलत हो जाएगा, याद रखना, याद रखना, गलत हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, कैसे इंक्रीज किया जाता है, एडिशनल एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर। याद है हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, कौन सा सही है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बोलो। ए करेक्ट है, बोलो। कोई है जिसको लग रहा है कि करेक्ट नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से, यहाँ सर यहाँ दिक्कत है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे और देखेंगे कि कौन पूछ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ना, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर कन्फ्यूज़न है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ, एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ करंट एट, बोलो। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ करंट एट, अंडर का मतलब इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। हाँ, क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर की, लीडिंग पावर फैक्टर की, यूनिटी पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर होता है ना, ओवर में लीडिंग पावर फैक्टर। और यही सिंक्रोनस मोटर की जगह क्या हो जाए, जनरेटर हो जाए तो उल्टा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। हाँ गुड, लीडिंग पावर फैक्टर। तो विच वन इज करेक्ट यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग सी, लैगिंग पावर फैक्टर। अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, गुड, ठीक है। बोलो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, फालतू कराने का टारगेट ही नहीं था हमारा, जो भी होगा अच्छा क्वेश्चन बस। हाँ, द टॉर्क डेवलप बाय इंडक्शन मोटर करस्पॉन्डिंग टू जीरो स्लिप इज इक्वल टू मैक्सिमम फुल रेटेड कैपेसिटी जीरो की मिनिमम, विच वन इज करेक्ट, बता दो जल्दी से। अरे जब स्लिप जीरो तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें भी सोच रहे हो। अगर सोचा जा रहा है तो दिक्कत है। Which of the following motor is most frequently used in industry? सिंक्रोनस मोटर, कम्यूटेटर मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर। कौन सा होता है सबसे ज़्यादा यूज़, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हाँ, थ्री फेज। स्पीड कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं VYF कंट्रोलर से, ठीक है। हाँ सही है। कौन सा ऑप्शन, डी। बताने की ज़रूरत है क्या, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुका थे जब थ्योरी डिस्कस की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, मशीन पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, ठीक है, मशीन पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम भी देख ली हमने, और जो है बेसिक जो है कुछ पावर सिस्टम के पे भी प्रॉब्लम देख ली हमने इसमें, ठीक है। हाँ, आगे भी सीरीज़, इसी सीरीज़ में आगे करेंगे, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के करस्पॉन्डिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे और भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो मिक्सअप था ये पूरा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑफ करते हैं इसको।